खान अपनी जात में एक बुत है जो बुशरा को बहुत नापसंद करते हैं, बिल्कुल भी नापसंद करते हैं। अब इस ऑडियो में दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने सुनी है। 110 तहाइफ ऐसे हैं तोशा खाना के। एक वो जब बनी गाला से बुशरा बेगम की पर्ची होती थी, 2000 जानवरों को या मुर्गियों को जलाया गया है बनी गाला के अंदर। एक और वीडियो भी आने वाली है। खान ने अपनी सियासत को बचाना है या खान ने अपने घर को बचाना है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बहुत पहले आपको कहा था कुछ घड़ियां हैं जो वक्त बताती हैं और कुछ घड़ियां हैं जो औकात बताती हैं इंसान की। तो आज बुशरा मानेका इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुशरा खान नहीं कह रहा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी उनकी पासपोर्ट की कॉपियाँ वगैरह देखी हैं, शनाख्ती कार्ड, उसमें बुशरा मानेका ही लिखा हुआ है। बल्कि जब वो पहली बार उमरा शुमरा करने गई तो उनका वीज़ा भी बुशरा मानेका के नाम पर आया। अब अल्लाह रहम करे, मुझे नहीं पता ये किस किस्म की तलाक हुई थी और किस किस्म की शादी हुई थी, ये तो वो जानते हैं, अल्लाह जानता है। और जो मौलवी साहब हैं वो उनको पता होगा, मैं तो कोई इस पर फतवा नहीं दे सकता। लेकिन ये मैं इसलिए उनको बुशरा मानेका कह दिया मैंने। और क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि जिसकी वजह से ये नाम ज़्यादा लिया जाएगा। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या ख़ास बात होने वाली है। या हो सकती है क्योंकि मैं इमरान खान को जानता हूँ, जिस तरह इमरान खान पूरे मगरब को जानते हैं, सबसे अच्छा जानते हैं, तो मेरा भी ये क्लेम है कि जितना अच्छा मैं इमरान खान को जानता हूँ उतना और कोई भी नहीं जानता। बहरहाल आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ऑडियो लीक हुई है, बेसिकली 21-22 सेकेंड की है। जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी की ज़ौजा इमरान खान वो जो हैं उनकी लीक हुई है। और उसमें वो क्या है, ऑडियो आपने सुनी होगी, लेकिन मैं दोबारा आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, ज़रा सुन लें एक दफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। अब इस ऑडियो में दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने सुनी है। एक तो यानी ऑब्वियसली घड़ियां बेच रही है और इमरान खान के पास घड़ी क्या है, इमरान खान के पास तो जूते नहीं थे कभी अपने, और इमरान खान के पास अपने पहनने को कपड़े नहीं थे। खुद मुझे बुशरा बीबी ने बताया था कि जब हमारी शादी हुई है तो मैंने आके इसके नए शलवार कमीज़ वगैरह सिलवाए और नई जूतियाँ ली, क्योंकि ये तो मलंग आदमी है, इसको तो कोई पैंट फटी हुई थी, तो कोई टांके निकले हुए थे कमीज़ों में से, कुर्तों में से, तो मैंने आके सिलवा के दी। और हमने देखा कि उस शादी के बाद इमरान खान ने नई वार्डरोब अपनी पहननी भी शुरू की। अब वो घड़ियाँ कौन सी आ गई, तो जाहिर बात है वो तोशा खाना वाली घड़ियाँ हैं। तो अब सलीम साफ़ी ने भी इसके मुतालिक बता दिया कि वो एक नहीं पता नहीं दर्जनों घड़ियाँ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरी इतला जो है, जो चुड़ैल ने मुझे इतला दी है, अब बुशरा बीबी आपको कोई इतला देता होगा, हमें भी चुड़ैल आके एक देती है इतला। तो नहीं मैं ज़ातियात नहीं कह रहा, ये वाकई मुझे देती है इत्तलात आके। अब चुड़ैल ने कहा कि नहीं, वहाँ तो तकरीबन 110 तहाइफ ऐसे हैं तोशा खाना के जो गायब हैं, अनअकाउंटेड फॉर हैं, अनऑडिटेड फॉर हैं, या इमरान खान साहब ने और मिनिस्टर्स ने ले लिए। अब वो ले लिए उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो 2 नंबरियाँ की उसका वो भी आपको पता है। इस ऑडियो में 2 बातें समझ आती हैं। एक तो कि वो बुशरा बीबी जो है वो तोशा खाना की घड़ियां जो है वो जुल्फ़ी बुखारी को कह रही है ये खान साहब के ने कहा है आपको दे दूं और इनको बेचना है। और वो आगे क्या क्या कह रहे हैं, 3 दिन मुर्शद मुर्शद मुर्शद, यानी यहाँ पे मामला ही कुछ और चल रहा है। वो जो लोगों का ख्याल था कि क्या मुल्क किसी टोने शोने पे चल रहा है कि अमलियात पे चल रहा है, तो अब इसका फैसला आप लोग खुद कर लें। मरियम नवाज शरीफ ने एक बारी बयान भी दिया था, मुझे याद अभी तक, उनका आज पता नहीं 2000 जानवरों को या मुर्गियों को जलाया गया है बनी गाला के अंदर, ताकि सारी बात है जब आप जानवरों पे इस तरह की अमलियात करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो आप फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे होंगे। वो बुशरा बीबी ने किया होगा। और ये नहीं कि इमरान खान मासूम है। अब वो इफ्तिखार चौधरी की तरह ये नहीं कह सकते कि जनाब मुझे नहीं पता था मेरा बेटा क्या कर रहा था और वो गाड़ियाँ BMW कहाँ से आ गई, और वो चीफ जस्टिस हाउस जो है वही अब उसका बिजनेस एड्रेस बना हुआ है, तो मुझे नहीं पता था कि अब वो एडल्ट है। तो अब कल को इमरान खान ये कह दे कि जी वो तो एडल्ट हैं, वो खुद से काम करती हैं, मेरा क्या ताल्लुक़ है फराह गोगी से, मेरा क्या ताल्लुक़ है हसन गुज्जर से, मेरा क्या ताल्लुक़ है बुशरा के कामों से,
या उनके बच्चे जो कारोबार करते हैं, या उस्मान बुज़दार जो कारोबार करता है, या महमूद खान जो करता है, मेरा उनसे क्या ताल्लुक़ है? ये अडल्ट हैं, मुझे तो इन्होंने धोखा दे दिया और मुझे इन्होंने खुद 2 नंबरी कर दी। लेकिन अब वहाँ पे मुर्शद मुर्शद मुर्शद, अब आप ये समझ लें कि काबीना चल किस तरह रही थी पर्चियों के ऊपर। और उस वक्त भी हमें बातें पता चलती थी, लेकिन पता नहीं करने की थी कि नहीं, कि 3 किस्म की पर्चियाँ जो थीं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में चलती थीं। एक वो जब बनी गाला से बुशरा बेगम की पर्ची होती थी, ये अपॉइंटमेंट करनी है, ये ठेका देना है, ये कुछ कराना है, ये इस तरह से होना है। एक वो जो आज़म खान किसी को देते थे उनके बाद, और एक तीसरी जो है जो किसी के कहने पे, किसी की यानी रिकमेंडेशन पे इमरान खान को पर्ची पे लिख के देते थे कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये बल्ब चेंज कर दो। वो छोटे ही काम कहते थे, बड़े कामों के लिए तो वो दोनों थे मौजूद करने के लिए। तो मुर्शद मुर्शद, अब आप ये सोच लें कि ये मुर्शद कहाँ से हो गई और मुर्शद क्या हो गई। और इन्होंने अल्लाह माफ़ करे मज़हब के साथ जो खिलवाड़ किया इस फॉर्मर फर्स्ट कपल ने, वो अलमान अल हफीज़, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। और ये जो खुद शिरक करने वाले लोग हैं वो दूसरों को मुशरिक कह रहे होते हैं, दूसरों को काफिर कह रहे होते हैं। मुझे इस वक्त 1-2 पर्सनल चीज़ें पता हैं, याद हैं, और मेरे सामने की गुफ्तगू है वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि बहरहाल मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं उसकी ज़ातियात पे बात नहीं करना चाहता। मैं उतना गिर नहीं सकता जितना खुद इमरान खान या बुशरा बीवी जो हैं वो अपने बेटे अरसलान, मुँह बोले बेटे अरसलान के साथ होके गिर जाते हैं, और उसकी भी तफसीलात आ रही हैं सामने और आती रहेंगी। लेकिन अब हुआ क्या कि वो जो जूलर है जिसको सपोजिटली जुल्फी बुखारी ने जाके बेची, और उसकी वो आपको याद होगा खरा सच में मैंने वो तमाम तफसीलें आपसे शेयर की थी और आपको बताया था कि ये जाली है, जाली है, जाली है, इसकी रसीदें वगैरह। अब वो दुकानदार का अपना बयान आ गया कि मेरा ये मेमो जाली है, मेरी ये जो रसीद है ये जाली है, और मैं खुद इनके ऊपर केस करूँगा कि इन्होंने मेरे ऊपर ये मेरा नाम ले दिया बीच में, उससे मेरा तो कारोबार ठप हो गया। लोगों ने मुझसे डील करना छोड़ दिया कि मैं चोरी की चीज़ें बेचता हूँ यहाँ पे, या चोरी की चीज़ें ख़रीदता हूँ और फिर उनको मैं बेचता हूँ। तो ना हमने ख़रीदी, ना हमने बेची, ना हमें उसका पता है। हमें पता है वो घड़ी कहाँ है, वो एक घड़ी ख़ास तौर पे, हमें पता है बाकी की भी कहाँ है, हमें पता है वो कफलिंग्स कहाँ है, हमें पता है वो सोने के पेन कहाँ हैं। कुछ तो उमर फारूक ज़हूर आपको बता चुके हैं। कुछ अगर जिस दिन शहजाद अकबर को पकड़ लेंगे और जुल्फी बुखारी को पकड़ लेंगे और इनके साथ वही करेंगे कि जिससे शहबाज गिल डरा हुआ है और वो उस वजह से लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जाके लेट गया कि मुझे ना लेके जाएं, उसी डर से जब वही करेंगे तो फिर ये खुद गाने गाएंगे, ये गाने गाएंगे और पूरी पूरी कवाली करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे पास हमने क्या क्या किया, क्या क्या गलत काम किया और क्या क्या सही काम किया। अब इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो एक अजीब पॉइंट पर आके खड़ी होगी, क्योंकि मुझे ये पता चला एक और वीडियो भी आने वाली है, एक वीडियो भी आने वाली है, और उसके बाद इमरान खान की जो पॉलिटिकल लाइफ है वो उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा कि जिसके घर में इतनी करप्शन हो रही है वो पूरे मुल्क की करप्शन को क्या रोकेगा। तो लोग बड़े आराम से कहेंगे, खुद इमरान खान के कुछ करीबी रिश्तेदार हैं जो बुशरा को बहुत नापसंद करते हैं, बिल्कुल भी नापसंद करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ टोटल, और टेक माई वर्ड फॉर इट। उनको मौका मिलेगा कि वो इस कान से वो डर भरें, और इमरान खान को प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को छोड़ते हुए, कि वो आज तक किसी औरत को पहले ना करते हुए या मुंह मोड़ते हुए उसको तो प्रॉब्लम नहीं हुई। तो व्हाट इज़ अ गारंटी कि ये रिश्ता चलेगा? क्योंकि अगर इमरान खान ने अपनी पॉलिटिक्स अब बचानी है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि ये उसके बगैर इल्म की हो रहा है, और अगर बगैर इल्म की हो रहा है तो उसको कोई ना कोई एक्शन लेना है, और अगर वो कोई एक्शन लेता है तो फिर ये कितनी देर तक ये रिश्तेदारी या अजीज़दारी या ये कारोबारी सियाहत जो है ये चल सकती है। ये आप भी समझदार हैं और सबको समझ आती है इस बात की कि अब इमरान खान के सामने ऑप्शन आ गया कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को चूज़ करना है, अपनी लाइफ में अब उन्होंने लोगों के दिफा करते रहना है और उनका बताते रहना है कि जनाब ये मासूम है, ये मासूम है, इनको नहीं पता था। और या अब इमरान खान एक और काम शुरू कर दें दोबारा से, वो भी को उनको हेल्प नहीं करेगा कि वो एजेंसी के ऊपर डाल दें, देखें मैं तो पहले ही कहता था मेरे फ़ोन पाक होते हैं, मैं तो कहता था ये करते हैं वो करते हैं। भाई तुम अपनी हरकतें देखो, तुम अपने करतूत देखो, उनका जवाब दो, तुम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। और याद करो वो दिन जब तुम अपोजिशन में थे और तुमने कहा था कि जनाब ये एजेंसियां जो बग करती हैं ये अच्छा करती हैं, और इसलिए करती हैं
कि जनाब उससे मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में होता है। जो वज़ीर आज़म होता है उसको कोई गलत बात अगर नहीं कर रहा तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, उसको किसी किस्म की खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तो खान साहब वो आपने जो 5 साल पहले बात की थी वो आज आके आपको हॉन्ट करेगी। और फिर जब आप झूठ बोलते रहे हैं जन बाजवा के ऊपर कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, पहले आप कह रहे हैं जी NRO 2 दे दिया सलमान शहबाज को। सलमान शहबाज बेचारे की क्या हैसियत है कि उसको जनरल बाजवा जैसा कोई आके NRO देगा? उसके बाप की हुकूमत है, उसका बाप वजीर आजम है। मैं मानता हूं उसका आना गलत है, मैं मानता हूं उसको इस तरह से नहीं आना चाहिए, और मैं मानता हूं उसको कानून का सामना करना चाहिए। लेकिन ये हमारे मुल्क का एक असर है कि अब एक आदमी का बाप वजीर आजम है, उसको FIA ने गिरफ्तार करना है। वो इस्लामाबाद उतरता है तो क्या उसको इस्लामाबाद पुलिस आके गिरफ्तार करेगी? नहीं करेगी ना। और कोर्ट में जाके उसको, अब जिस तरह आपको खान साहब छूट मिलती है, आपको कम छूट मिलती है। जिन केसों में लोग तंग जाते हैं और उनको सजाएं हो जाती हैं, आपको उन केस में लाडलेपन की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से आपको बाहर भेज देते हैं और बाहर आके आप विक्ट्री के साइन बनाते हैं। कभी आप जजेस को गालियां भी देते हैं बाहर आके, याद करें मैं आपको वो भी सुनवा सकता हूँ, वो भी आपको अभी अभी मेरे पास है, मैं सुनवा के दे सकता हूँ कि आपने जब जजेस को गालियाँ दी कोर्ट से बाहर निकल के, अंदर जाके आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर रहे होते हैं, जैसे अभी कल असद उमर ने भी की है। तो बहरहाल अब ये मुर्शद का सामने आ गया। आप वो क्या, फ़रोग नसीम ने एक बयान दे दिया। उन्होंने, फ़रोग नसीम ने कह दिया कि मैं MQM की तरफ से जनरल बाजवा को जाके मिला और मैंने कहा जी हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जो आपके समझ में आता है आप वो करें, जो आपकी पार्टी के लिए बेहतर है आप लोग वो करें, यानी एपॉलिटिकल, यानी न्यूट्रल, यानी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और इससे एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना, आपको पता चल गई, इमरान खान तो बड़ी देर से बेचारा मिन्नत समाजत कर रहा है, तरले कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि ये सियासतदान है जो फौज को हर मामले में घसीटना चाह रहे हैं। ये सियासतदान है जो बार बार चाहते हैं कि फौज सियासत में आए, लेकिन सिर्फ उनको हेल्प करे, उनके मुखालफों को उठा के अंदर फेंके, उनके मुखालफों को अंदर बंद करे। तो ऐसा नहीं हो रहा। बट कमिंग बैक टू मुर्शद, कमिंग बैक टू बुशरा, कमिंग बैक टू जुल्फी बुखारी की तो कोई हैसियत नहीं है। वो तो चला जाएगा इंग्लैंड, बड़े आराम से चला जाएगा, उसका कारोबार वहाँ, उसके अकाउंट्स वहाँ, उसका सारी मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़िंदगी वहीं पे गुजरी। तो रह गए इमरान खान और बुशरा बेगम। तो इनका फ्यूचर क्या है? क्या खान ने अपनी सियासत को बचाना है या खान ने अपने घर को बचाना है? तो घर का तो खान ने कभी सोचा ही नहीं। जिसने सोचा होता वो फिर पहले अपनी बेटी को तो कम अज़ कम अपना लेता या उसके सर पे तो दस्ते शफ़क़त रख देता, लेकिन नहीं। और आप देख सकते हैं कि उनके अपने बेटों के साथ भी किस तरह का ताल्लुक़ है। वो उससे ज़्यादा तो यहाँ पे हम लोग एंकर्स वगैरह उनको मिलते हैं और हमारी ज़्यादा कुर्बत रही है बनिस्बत उनकी अपनी औलाद के। तो घर नहीं मैटर करता खान के लिए, घर वाले नहीं मैटर करते। खान अपनी ज़ात में एक बुत है और बकौल हसन निसार के कि वो बुत भी खुद है और उसका तवाफ़ भी वो खुद करता रहता है। ये उसका जो नार्सिसिज्म है, अब उसकी अल्टीमेट पीक आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और आप जो उसके अपने आप से इश्क है वो आप उसका अमली मुजाहरा कुछ अरसे में ही देख लेंगे। थोड़ा अरसा वो ज़रा लड़ाई करेगा, उसके बाद जब उसको पता चलेगा कि नहीं घर या सियासत, तो फिर घर की कोई हैसियत नहीं। ये मेरी राय है, आप भी अपने कमेंट्स पे दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अपने जमाने के दिनों में ही खान साहब ने लंदन की अशराफिया में डबल गेम के हवाले से बड़ा नाम कमा लिया था। इमरान खान साहब को देखें तो पहले अमेरिका का गिरेबान पकड़ते हैं, फिर अमेरिकी सफीर के पांव पकड़ते हैं। खान साहब की चुराई हुई घड़ियों ने तो इनके साथ साथ इनकी तमाम काबीना की भी औकात बेनकाब कर दी है। नई फौजी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फौज की आवाम में इज्जत को बहाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इमरान खान ने भी क्या किस्मत पाई। वो बेचारा पिछले कई हफ्तों से ख़ुद को मज़लूम, बेबस, बेचारा, धोखा खाया हुआ एक लीडर साबित करने में मसरूफ़ था, मगर दिन गुजरते साथ ही इनका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता। पिछले कई दिनों से खान साहब की गलतियों और उनके बयानात के जनरल बाजवा ने इन्हें धोखा दिया ज़ेरे बहस था। वैसे सच्ची बात तो यह है कि इमरान खान की वजह से किसी को डबल गेम का ताना देना कुछ जचता नहीं है, क्योंकि खान साहब खुद इस शोबे के सरबराह समझे जाते हैं।
अपनी जवानी के दिनों में ही खान साहब ने लंदन की अशराफिया में डबल गेम के हवाले से बड़ा नाम कमा लिया था और सियासत में आने के बाद तो इनके फ़न में बेपनाह निखार आया। औरों को चोर डाकू कहने वाले हमारे प्यारे खान साहब तोशा खाना से नमकदानियाँ भी उठा के ले गए। एक और लंबी लिस्ट है चीज़ों की जो अब तक आप जान चुके होंगे। आप इसे क्या कहेंगे? बाजवा साहब की एक्सटेंशन को ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार देना और फिर उन्हें ताहयात चीफ बनाने की पेशकश करना, आप इसे क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको मैं ज़रा थोड़ा सा एक क्लिप फिर से दिखा देता हूँ कि जो उन्होंने कहा इस हवाले से कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। हमने चंद दिन प्रोग्राम में किया था जिसमें हमने गिनवाई थी, लेकिन आपके और पब्लिक के पुरज़ोर इसरार पे आपको दोबारा दिखाते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उन्होंने गलतियाँ क्या क्या की थी। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, उसका इतना बड़ा फॉलो आउट नहीं आना था, लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया, नहीं वो हमारी गलती थी। I want to say how sad I was that I could not attend. मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे किस कदर अफसोस है कि मैं दिसंबर में कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाया। बदकिस्मती से हमारे कुछ करीबी दोस्तों को लगा कि कॉन्फ्रेंस से उम्मत में तकसीम पैदा होगी और ये महज एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं था। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स, हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाज़त दे दी बाहर जाने के लिए। नवाज शरीफ को बाहर भेजना मेरा अकेले का फैसला नहीं था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें बहुत बड़ा धोखा दिया गया। किसने धोखा दिया मैं नहीं जानता। 100% इमरान खान का फैसला था। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, उन्हीं के मशवरे सुनने को डिवाइडेड ओपिनियन था, ये भी मैं बता दूं इसके ऊपर। वहां पे इमरान खान ने फैसला किया। इमरान खान साहब को देखें तो पहले अमेरिका का गिरेबान पकड़ते हैं, फिर अमरीकी सफ़ीर के पाँव पकड़ते हैं। आप इसे क्या कहेंगे? खुदा झूठ ना बुलवाए, इसी को डबल गेम कहते हैं। घड़ी सिर्फ वक्त नहीं औकात भी बता देती है। खान साहब की चुराई हुई घड़ियों ने तो इनके साथ साथ इनकी तमाम काबीना की भी औकात बेनकाब कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आई है। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी के सलाम का जवाब देने के बाद उनकी तबीयत पूछती हैं और उनसे इमरान खान की घड़ियों को बेचने का जिक्र करती सुनी जाती हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी को बता रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा आपको भेज दूं ताकि आप उनको कहीं बेच दें। बुशरा बीबी का कहना था कि क्योंकि वो उनके इस्तेमाल में नहीं हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कहीं फ़रोख्त कर दें। जिसके जवाब में जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं ज़रूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। इस ऑडियो के बाद सोशल मीडिया पर घड़ियां बेचने का तस्करा तो पीछे रह गया। अलबत्ता जुल्फ़ी बुखारी का बुशरा बीबी को मुर्शद कहने का मामला वायरल ज़रूर हो गया है, और देखा जाए तो ये खुशामद की इंतहा है कि आप अपने सियासी लीडर की बीवी को भी मुर्शद कहें, जबकि लफ्ज़ मुर्शद एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मजहबी तौर पर लोगों की रहनुमाई करे। अब बुशरा बीबी किस मजहबी काम की तलकीन करती रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम जो इनको मुर्शद कहा जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो तोशा खाने की घड़ियाँ बेचने के अहकामात दे रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की घड़ी के मुबैना ख़रीदार ताजर शफीक का बयान भी सामने आ गया। इमरान खान की घड़ी के मुबैना ख़रीदार ने बताया कि उसका नाम शफीक है और जना सुपर मार्केट F7 में उसकी दुकान है। वो कहता है मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है। मोहम्मद शफीक का कहना है कि ना तो मैंने कोई घड़ी ख़रीदी और ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है, ना वो मेरा बिल है, ना दस्तखत हैं और ना मेरी लिखाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी दुकान की स्टैम्प का गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं खासे अरसे से खामोश था कि मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे हर तरफ से परेशानी हुई। मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम बातों की तरदीद करता हूँ। अगर मुझे इस मामले में घसीटा जाएगा तो कानूनी चाराजोई करूँगा। शफीक के इस बयान के बाद और बुशरा बीबी की ऑडियो सुनने के बाद जो जुल्फ़ी बुखारी के साथ सामने आई है, ये तमाम मामला और मशकूक हो जाता है। और इमरान खान साहब ने तोशा खाने में जो रसीद जमा कराई वो भी जाली निकली। इस हवाले से बात ये होती है कि जब उमर फ़ारूक ये कहते हैं कि घड़ी उनके पास है और उन्होंने ख़रीदी, तो इस बयान को तक़वियत मिलती है इस बुनियाद के ऊपर कि घड़ी की मलकियत भी उनके पास है और बहुत से और सबूत चीज़ों के उनके पास मौजूद हैं, जबकि उसके जवाब में जो रसीदें दिखाई जा रही हैं वो सारी की सारी जाली हैं। अलबत्ता जनरल बाजवा को लेकर अभी बहस थमी नहीं है।
कहीं ना कहीं जिक्र उनका हर बात में आ जाता है। आज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी अपने कॉलम में एक हैरानकुन बात कही है। उन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी ने फरमाया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। दलील यह दी कि अगर इमरान खान सदर आरिफ अलवी को नए आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत से रोक देते तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हामिद मीर लिखते हैं कि मार्शल लॉ किसने लगाना था? ये एक सवाल है जो सवाल का जवाब हमें तलाश करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक जनरल बाजवा ने खिताब फरमाया। यहाँ भी आगाज़ में तो यही कहा था कि फरवरी 2021 में फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने कहा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना बहुत आसान है और हमारे पास हर वक्त इन लोगों की फ़हरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लॉ लगाने के बाद गिरफ़्तार करना होता है। लेकिन यहाँ पे हामिद मीर ने एक और बात कही और वो ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, जिसमें नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ सभी शामिल हैं, को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मार्शल लॉ लगने नहीं दिया। इमरान खान और जनरल बाजवा का रोमांस तो सब जान चुके हैं, मगर अभी खबर ये सामने आई है कि असूल परस्त जमात कहलाए जाने वाली MKM भी जनरल बाजवा के साथ खूब राब्ते में थी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने इस हवाले से अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। वो कहते हैं कि रवां साल के आगाज़ में MKM ने भी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से रब्ता किया था और उनसे ये रहनुमाई चाहिए थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने की सूरत में पार्टी को सियासी लिहाज से किसका इंतखाब करना है। ज़राए का कहना है कि फ़रोग नसीम ने जनरल बाजवा से रब्ता करके उनसे रहनुमाई तलब की थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि इस बात का फ़ैसला आप ख़ुद करें कि MKM और इसकी सियासत को क्या मौजू लगता है। हाल ही में काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही ने कहा था कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर रब्ता किया था और उन्हें बताया गया कि इमरान खान और PTI का साथ दें। साबिक आर्मी चीफ की जानिब से काफ लीग की सीनियर क़यादत की जानिब से किए गए दावे के बारे में कोई तरदीदी बयान नहीं सामने आया। हालांकि उनके कुछ करीबी ज़राए ने हाल ही में कहा था कि मुनस इलाही ने जो कुछ कहा था वो इस मामले के सियाक़ सवाक़ से हटकर की गई तशरीह है जिस पर मुबाहिसा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने भी हालिया महीनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से कहा था कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक से इनकी हुकूमत को बचाया जाए। काफ लीग के रहनुमाओं के दावे के हवाले से खान ने एक TV इंटरव्यू में कहा था कि काफ लीग के परवेज़ इलाही के धड़े को कहा गया होगा कि PTI का साथ दें, जबकि वो समझते हैं चौधरी शुजात की ज़ेर क़यादत दूसरे धड़े से कहा गया होगा कि मुखालफिन का साथ दें। खान ने बाजवा पर डबल गेम का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन परवेज़ इलाही का इसरार है कि साबिक चीफ ने डबल गेम नहीं खेली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बाजवा ने कभी चौधरी शुजात से उन दिनों में रब्ता नहीं किया था। बाद में एक TV टॉक शो में चौधरी शुजात ने भी तस्दीक की कि उनसे जनरल बाजवा ने उन दिनों में कभी रब्ता नहीं किया। डबल गेम कौन करता रहा ये हम शुरू में आपको बता चुके हैं। नई फ़ौजी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फ़ौज की आवाम में इज़्ज़त को बहाल करना है, जिसके लिए सियासत से किनारा कशी लाजिम है। जब फ़ौज ISI सियासी तनाज़ात का हिस्सा बन जाए तो उनके बारे में भी सियासत ज़रूर होगी। कोई एक सियासी जमात और उसके सपोर्टर्स अगर इन इदारों के हक़ में बात करेंगे तो कोई दूसरी सियासी जमात या ग्रोह इन पर तनकीद करेगा। वैसे तो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी दहाइयों से सियासत में मुदाखलत की वजह से हदफ़ तनकीद बनी रही है, लेकिन जो कुछ हमने गुज़श्ता 7-8 महीनों के दौरान देखा और सुना इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फ़ौज ने अब की बार जिस पॉलिसी का ऐलान किया है वो उस पर अमल पैरा रहे, क्योंकि ये पॉलिसी इदारे और मुल्क दोनों के लिए सूदमंद है। आखिर में आज फिर अरशद शरीफ कत्ल केस की अपडेट आप तक पहुँचा देते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई स्पेशल DIT तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक अज़-खुद नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत के हुक्म पर नई JIT के मुताबिक नाम पेश किए। अदालत के हुक्म पर कायम खुसूसी तहकीकाती टीम में DIG इस्लामाबाद अवैस अहमद शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशल DIT में डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद भी शामिल हैं। IB से साजिद कियानी और MI से मुर्तज़ा अफजल,
स्पेशल JIT में शामिल किए गए, जबकि ISI से मोहम्मद असलम भी स्पेशल JIT के रुकन हैं। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपनी घड़ी बांध के रखा करें वरना चोरी हो जाएगी। जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की एक बहुत अहम ऑडियो सामने आई है। मुर्शद का खिताब दे के मुखातब कर रहे हैं, मुर्शद वाला मसाला जो है वो चलेगा। क्या इस सेंटेंस के बाद या ये जो ऑडियो सामने आई है उसके बाद क्या इमरान खान साहब को ये कोई बेनिफिट जो है वो हो सकता है? ये PMLN वाले या PDM वालों ने ये जो लीक किया है या उस लीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके गले पड़ेगा। ये एक किस्म का हम इसको अटैक कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे लगता है मेरी तरह जो है वो हमारे हैकर बॉय भी छुट्टी से वापस आ गए हैं और दोबारा से जो है वो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की एक बहुत अहम ऑडियो सामने आई है, तो आपको क्या लगता है कि ये अब ये घड़ी वाला मामला, क्योंकि जिस दुकानदार की इन्होंने रसीद जाहिर की थी वो दुकानदार भी मुकर चुका है, तो ये घड़ी वाला मामला जो है ये अब किस तरह से निपटाएगी PTI? देखिए, एक ही बात को जब आप बार बार करेंगे तो आपको हर दफा उसके अंदर कोई ना कोई चीज लानी पड़ेगी। और इस दफा की चीज ये है कि जुल्फी बुखारी जो है वो अपना पिंकी बीटी जो है, बुशरा बीबी जो है उनसे मुखातिब हैं और उनको वो घड़ी बेचने का कह रही है कि वो कह रही है कि इमरान खान साहब वो घड़ियां इस्तेमाल तो नहीं करते, तो इसलिए आप उसको बेच दें मार्केट में जहाँ पे भी आपको कोई मुनासिब रेट लगते हैं। और वो आगे से उन्हें एक मुर्शद का जो है वो खिताब दे के मुखातब कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर एक नोवेल्टी ये है कि बुशरा बीबी जो है एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश ये की है, जिन्होंने भी ये लीक की है, मैं उनके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि जो बुशरा बीबी थी वो इस पूरे जो भी ये तोशाखाना का जो रैकेट था या तोशाखाना से जो चीजें चोरी होके आगे बेची जा रही थी वो इसको इस तरह कोऑर्डिनेट कर रही थी। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास इतलात हैं और वो भी आप कुछ दिनों के अंदर देख लेंगे, वो इतलात ये हैं कि वैसे मैंने भी घड़ी बांधी हुई है मैंने आज नहीं बांधी हाँ, तो अपनी घड़ी बांध के रखा करें वरना चोरी हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि जो है वो एक तो वो बुशरा बीबी इसको कोऑर्डिनेट कर रही थी और दूसरा ये था कि हर वो शख्स जो कि उनके साथ किसी न किसी तरह से वाबस्ता था। फिर उसमें एक और पहलू भी जो है, मैंने आपसे कहा कि मेरे इल्म में तो है क्योंकि मेरी कुछ इन्वेस्टिगेटर से बात हुई है कि वहाँ से जो महंगी घड़ियां दी जाती थी ना, मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो होती हैं, वो वाली घड़ियां जो थी वो उठा ली जाती थी और उनकी जगह के ऊपर जो रेप्लिकास नहीं मिलते ये बाजार के अंदर होते हैं जी, कॉपी जो होती है रख दी तो वो भी कोई 1.5 दर्जन से जायद उस तरह की घड़ियां जो हैं वो उनकी कस्टम है, वो उसका फॉलो अप कर रहे हैं कि ये वाली घड़ियां, असल वाली घड़ियां कहाँ पे बेची गई थी। तो ये एक किस्म का हम इसको अटैक कह सकते हैं, मीडियाई हमला कह सकते हैं PDM का या PMLN का प्रीडोमिनेंटली अगेंस्ट PTI, क्योंकि PTI थोड़ी सी डिफेंसिव है इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अटैक किया है। ट्रेंड भी इसी का टॉप कर रहा है इस वक्त ट्विटर के ऊपर लम्हा मौजूद में। और अब उसके अंदर जो मिसाला है ना, वो वाला मुर्शद वाला मसाला जो है वो चलेगा कि जिस नाम से जनाब जुल्फकार अली बुखारी साहब जो हैं, जिनको प्यार से जुल्फी बुखारी भी कहा जाता है, वो जिस लकब से मोहतरमा को मुखातिब कर रहे हैं, अब ये मसाला बनेगा। अब देखिएगा सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया को तो हर वक्त एक मसाले की जरूरत है ना, जिस तरह आज अख्तर लावा लाहौर दा पावा चल रहा है, तो मसाला ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे अभी ऑडियो के अंदर जो एक फिक्रा
जो फ़िक्रा मौजूद है जो आपने भी दोहराया कि जी इमरान खान साहब तो वो घड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या इस सेंटेंस के बाद या ये जो ऑडियो सामने आई है उसके बाद क्या इमरान खान साहब को ये कोई बेनिफिट जो है वो हो सकता है कि शायद उनके इल्म में नहीं था, और वो क्योंकि वो एक चीज़ इस्तेमाल नहीं करते तो उनको परवाह भी नहीं थी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और उनकी बेगम साहिबा ने जो है वो चीज़ उठाई और वो दे दी कि जी अब आप इसको सेल करते हैं। तो क्या इस बात का कोई बेनिफिट जो है वो इमरान खान साहब को मिल सकता है? ये देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि PMLN ने जो साइबर हमला किया है या ये जो सोशल मीडिया हमला किया है, इसमें ये लैकुना है। ये बात PTI एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती रही है बिटवीन दी लाइन, बड़े डिस्क्रीट अंदाज के अंदर, कि खान साहब को इस तरह के किसी मामले से नहीं था। अब देखिए 5 कैरेट का हीरा लेने का इल्जाम लगा, वो भी बुशरा बीबी के ऊपर लगा। उसके बाद हार लेने का इल्जाम लगा, वो भी बुशरा बीबी के ऊपर लगा। ये घड़ी बेचने का जो इल्जाम लगा वो इमरान खान साहब पे लगा। लेकिन ये ऑडियो जो रिलीज की गई है या रिलीज करवाई गई है या जिसने भी लीक की है, वो जो इल्जाम लगा है वो भी इन पे लग रहा है। मेरा मतलब है अब वो लग रहा है पिंकी पीटनी के ऊपर या बुशरा बीबी को, अगर वो माइंड करें इस बात को तो। लेकिन ये है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे उससे पहले भी सर जो करप्शन का इल्जाम लगा था वो रेहाम खान पे लगा था। जी 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 और ये बड़ा इमरान खान साहब पे लगा PTI का या उनकी सोशल मीडिया टीम का कि वो हर एक को सैक्रिफाइस कर देते हैं और खान साहब की शख्सियत को एक टावरिंग और बड़ा बना के वो सामने ले आते हैं। और मुझे यही लगता है कि ये जनाब एट द एंड ऑफ द डे ये PMLN वाले या PDM वालों ने ये जो लीक किया है या उस लीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके गले पड़ेगा और PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो ये एस्टेब्लिश कर देगी कि खान साहब को तो कुछ पता ही नहीं था, उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग ये हरकतें करते हुए पाए जा रहे थे। हाँ, और हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ पे हो सकता है कि फिर उनको लिवरेज दिया भी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो घर की ख़वातीन देख रही होती हैं और मर्दों को इल्म नहीं होता, लेकिन बहरहाल उनको इल्म होना ज़रूर चाहिए क्योंकि इस तरह के मामला गले भी पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर सलमान शहबाज साहब जो है वो तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा, क्या ये कोई नवाज शरीफ साहब टेस्टर लगा रहे हैं कि उनको भेज के चेक किया जाए कि उनकी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो जाती या उनको कोई टफ टाइम तो नहीं मिलता और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे, या ये इसके पीछे कोई असल वजूहात कुछ और है? देखिए, हम दोनों पहलू डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि सलमान जो थे वो शहबाज साहब के इसहाक डार जब गए हैं तो उसके कुछ अर्सा बाद सलमान भी चले गए थे यहाँ से, क्योंकि सलमान जो है वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है शहबाज शरीफ की फैमिली के पीछे। शहबाज शरीफ साहब के 2 साहबजादे हैं और एक उनकी साहबजादी है, तो इस फैमिली की जो फाइनेंशियल अफेयर्स को सारे कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री चलाते हैं, इनकी जो भी इंडस्ट्री है, इनकी ये जो एक मिल्क वाली इंडस्ट्री भी है, वो भी उसका ब्रांड है बड़ा मशहूर, इनकी शुगर मिलें भी हैं, ये सारी जो चलाते हैं ये सलमान चलाते हैं एंड ही इज रियल ड्राइविंग फोर्स। जी बिल्कुल, ये तुर्की के दौरे पे भी शहबाज शरीफ साहब के साथ यही गए थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो शहबाज साहब सलमान के ऊपर जोर इसलिए डाला गया और उनको इसलिए बुलाया गया कि शहबाज शरीफ की फैमिली, और ये जहन में रखिएगा कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कुछ नहीं है इंडस्ट्री वाइज, उन्होंने अपने बच्चों को अपने असासों में जो सारी चीजें ली थी वो मुल्क से बाहर ली थी, ठीक है, उनके जितने भी हिस्सा था वो मुल्क से बाहर था। नवाज शरीफ साहब का मुल्क के अंदर कोई हिस्सा नहीं है, मुल्क के अंदर सिर्फ जो इंडस्ट्री चल रही है वो शहबाज शरीफ साहब की और या उनके बच्चों की चल रही है, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो उन्होंने अपने बच्चों के हवाले कर दी हुई है, उन्होंने जायदाद तकसीम कर दी हुई है, तो वो इंडस्ट्री उनकी चल रही है। तो अब उसको चला रहे थे सलमान साहब, तो सलमान साहब को भगाना बहुत जरूरी था। एक तो उसका ये पहलू, इसलिए उसको भगाया गया। अब वो वापस आए हैं तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल स्ट्रीक जो बाप ने उनके पॉलिटिक्स करनी है, उस पॉलिटिक्स की फाइनेंसिंग भी तो होनी है ना, तो वो वाली ज्यादा। दूसरी बात वही जो आपने कही सवाल के अंदर कि एक टेस्टर मारा गया है कि ये देखने के लिए कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस सिस्टम के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुके हैं या
पिछला वाला जो ट्रेंड है अदलिया के अंदर या इंतजामिया के अंदर वो कंटिन्यू कर रहा है। और अगर सलमान का केस हल हो जाता है और अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी नजदीक लग जाएगी। एक दूसरी सोच है, ये भी हो सकती है। वैसे मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि 3 से 4 माह से ज्यादा पहले नहीं आएंगे इंतखाबात से नवाज शरीफ साहब जो है। और लेकिन बहरहाल एक पहलू ये भी है कि अगर वो हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के वापस आने की राह हमवार हो जाएगी। तो ये दोनों पहलू हैं अपनी जगह पे, लेकिन सिंबॉलिकली देखिए अभी उन्होंने लैंड नहीं किया, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की है जो कि मंगल के रोज टेकअप, हम ये प्रोग्राम जुमेरात के रोज रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्होंने वो बरतानिया से फ्लाई कर चुके हो और वो पहुंच गए सऊदी अरब। वहां पे उन्होंने करना है उम्रा, अपनी फैमिली समेत है। और वो फैमिली समेत जो है ज़ैनब सलमान उनकी मिसेस हैं और मुझे उनसे ताल्लुक है, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं अपने दुनिया की और अपने ससुर की हमायत के अंदर। तो ज़ैनब जो है वो भी साथ हैं, उनके बच्चे भी साथ हैं। तो ये उम्रा करके इतवार के दिन यहाँ पे पहुंचेंगे। तो अदालत ने अभी बेल नहीं दी, अदालत ने कहा कि बेल को हम बाद में देखेंगे, लेकिन जब सलमान पाकिस्तान आए अपनी फैमिली समेत तो उनको कुछ ना कहा जाए, बाइज्जत तरीके से घर जाने दिया जाए। तो मतलब कि आप देखें ना कि अदालत भी जो है उसकी भी आंखों के अंदर प्यार उतरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने अभी केस टेकअप भी नहीं किया, नोटिस जारी कर दिया उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को। अगरचे फेडरल गवर्नमेंट ने मुखालफत नहीं करनी उनकी बेल की, लेकिन नोटिस जारी कर दिया, दरमियान में सस्पेंडिंग ऑर्डर भी दे दिया, गिरफ्तार नहीं करना भी उसको। तो इसलिए मोहब्बतों के जो ज़मज़मे हैं वो फिर से बहना शुरू हो गए इनके लिए। तो बाकी मतलब ये टेस्टर काफी पॉजिटिव है। लेकिन आपने सर फाइनेंस की बात की, तो आजकल ये बड़ी अफवाह चल रही है कि शायद कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, तो उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा कि ये क्या इमरजेंसी हो सकती है और इसके आगे जो है वो फिर क्या नताइज हो सकते हैं हमारी इकॉनमी पे। देखिए अब ये बात कहने को दिल तो नहीं करता, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमारी मईशत है, लेकिन अगर हम उसको मेरिट पे देखें तो इन ए वे इमरजेंसी लग चुकी हुई है। अब देखिए $450 मिलियन का जो ये पोल्ट्री फीड होती है इसका आया पड़ा है बीन यानी खली जिसको कहते हैं, वो हमने अमेरिका से और ब्राजील से इम्पोर्ट की है और वो $45 करोड़ मालियत की वो है। और मुख्तलिफ उसके तकरीबन कोई सुनने में आ रहा है कोई 30-40 जहाज खड़े हुए हैं वो चीजें लेके, लेकिन वो हमको साहिल पे नहीं लगने दे रहे, बंदरगाह पे नहीं लगने दे रहे। क्यों नहीं लगने दे रहे कि वो बंदरगाह से उतरेगी तो बायर के हवाले वो तब की जाएगी जब वो उसकी बाकी अदायगी कर देगा डॉलर से, और डॉलर हुकूमत के पास नहीं, तो हुकूमत उसे उतरने की इजाजत नहीं दे रही कि अगर उतर आई तो फिर तो उन्हें अगले 72 घंटों में वो पैसे देने पड़ जाएंगे, तो हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है। यही हाल जो है, ये मैं बैठा हुआ था कल, सोलर प्लेटें जो जिन्होंने इम्पोर्ट किया, हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि हम 10,000 मेगावाट सोलर से बनाएंगे, लेकिन ये जो हमारे लोकल जो घरों में सोलर लगाने वाले हैं उनकी कंसाइनमेंट्स, उनके कंटेनर रुके पड़े हैं। सबसे अहम बात फार्मास्यूटिकल जो है हमारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल हैं वो भी काफी बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो भी रुके पड़े हैं, तो उन्हें उतरने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी ही है। हम इसको ना माने, हमें दुख है, हमें तकलीफ होती है अपने मुल्क के बारे में नेगेटिव बात करते हुए, लेकिन ये अमली तौर पे हो चुका हुआ है। तो अब देखिए इसका क्या हल निकालते हैं। इसहाक डार साहब रोजाना आते हैं टीवी पे किसी न किसी पे और वो इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें से सेल आउट कर लाऊंगा, सेल थ्रू कर जाऊंगा। मैंने तो न्यूक्लियर डेटरेंट के बाद भी, न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद भी, एटमी धमाकों के बाद भी मैंने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया था, तो मैं अब भी डिफॉल्ट नहीं होने दूंगा। आप सारे बेफिक्र हो जाएं, आपका भाई है वो कर लेगा। तो अब देखें, एक और भी खबर आई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो भी बता दूं। नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि कहीं ये इसहाक डार के दावों के पीछे कोई ये वजह तो नहीं है कि इनको उम्मीद है कि शायद सऊदी अरब से इनकी कोई माली मामलात हो सकती है। हाँ, वही मैं अर्ज करने लगा था। आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछ लिया।
वो ये है कि अभी हमारे जो सिपा सालार हैं पाकिस्तान के, वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं। और ये एक रवायत है कि नॉर्मली जो नए भी हमारे वजीर आजम आए, सदर आए और या सिपा सालार आए, वो 2 ममालिक के दौरे पे जरूर जाते हैं। एक तो है सऊदी अरब और दूसरा है चाइना। और पहले सऊदी अरब का दौरा हुआ करता है जिसमें वो उम्रा भी अदा करते हैं। तो वो जा रहे हैं सऊदी अरब के दौरे पे ना अनकरीब, मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे। तो वहाँ पे जो है अनाउंसमेंट होंगी रॉयल फैमिली की तरफ से, और उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो समरी बना के भेजी है, लेटर लिखा है, वो उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पे हमें $3 अरब जो है वो उधार दें और $1.25 अरब की अशिया दें, जो अशिया हम बेच के उनको पैसे वापस कर देंगे। $3 अरब तो कैश हो गया। अब ये ज़हन में रखिए, उनका $3 अरब पहले भी पाकिस्तान के कौमी खजाने में रखा हुआ है। अच्छा, $3 अरब तो उधार हो गया। $1.25 अरब की हम उनसे खाद खरीदने जा रहे हैं और तेल खरीदेंगे उनसे। और जाहिर है वो जो चलता है, फिर पहुंचता है, तेल रिफाइन होके बिकता है, फिर उसके पैसे आते हैं, तो सरकार फिर वो पैसे जो है उनको वापस कर देती है। तो $1.25 अरब का एक रिलीफ होगा, जो कि बेसिकली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए वो ये करने जा रहे हैं। तो एक रिलीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक आप कहें कि सांस थोड़ा सा बेहतर होगा हमारी इकोनॉमी का। मतलब वो डूबते को तिनके का सहारा ही मिलना है। अब इसके अंदर देखिए ना, 2 तरह की मार पड़ रही है। अब लोग इस उम्मीद के अंदर अपने डॉलर बाहर रोक के बैठे हुए हैं कि डॉलर जो है महंगा होने लगा है, तो इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली उसको 225 पे रखा हुआ है, और जो है वो हम जब महंगा होगा तो वापस लाएंगे। तो इसहाक डार साहब ने डॉलर को महंगा होने से बचाने के लिए ये इंजेक्शन दे दिया है। तो जब ये पैसे आएंगे तो वो जो हमारे एक्सपोर्टर ने बाहर पैसे रोक रखे हैं और जिसके ऊपर पीटीआई जो है वो शोर मचा रही है कि एक्सपोर्ट्स कम हुई है, वो एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुई। अशिया हमने पहले से ज्यादा ही 8-10% एक्सपोर्ट की है। सिर्फ हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने डॉलर वापस लाने का अमल स्लो कर दिया। वो डॉलर वापस लाएंगे तो जैसे ये सऊदी अरब से ये $1.25 अरब का आएगा ना, तो फिर वो डॉलर भी आ जाएंगे, तो उससे हमारी कुछ मईशत अदायगियों का तवाज़ुन जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं तो इसे एक पॉजिटिव खबर ही कहूँगा, अगरचे कर्ज मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती और इसको कतई सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए जिस तरह इमरान खान साहब किया जाता है। नहीं सर, कर्ज तो हमारे हुक्मरान सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने वो अदा नहीं करना होता। कर्ज का बोझ तो बेसिकली आवाम पे पड़ता है, तो ये बुरी खबर तो सिर्फ आवाम के लिए ही है क्योंकि आखिर को वो उतारना तो उन्होंने है। हाँ, इसका बोझ जो है ये आवाम पे तो उस तरह नहीं पड़ेगा। ये तो बेसिकली डॉलर की शॉर्टेज है ना, और डॉलर हमें चाहिए। हम ज्यादा डॉलर कमा के ये डॉलर वापस कर देंगे। इस वक्त चूंकि दुनिया के अंदर मंदे का आगाज हो गया है और हमारी बरामदात जो है वो उसके अंदर अगर कमी नहीं है तो बहुत ज्यादा इजाफा भी नहीं है, तो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, बस वही है। तो ऐसी सूरत में हमें डॉलर्स की जरूरत है। इस वक्त हमारे दोस्त मुल्क चीन से मुझे एक इंपोर्टर बता रहे थे कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो रिंगट के अंदर जो है वो एलसी खोल दे, यानी कि रिंगट कह रहा हूँ, RMB उसको कहते हैं, युआन चाइनीज करेंसी कहलाती है, उसके अंदर एलसी खोल ले। तो ही रिफ्यूज, उसने कहा मैं डॉलर में ही आपकी एलसी खोलूंगा। तो अब वो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी हुकूमतें तो हो सकता है हमारे साथ कोई ना कोई कोऑपरेट कर रही हूँ, वहाँ का जो निजी शोबा है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये है सूरत हाल इस वक्त। तो दुआ कीजिए मुस्तकबिल के अंदर कोई बेहतरी आ जाए। अल्लाह करे कि जो है मुस्तकबिल जो है वो हमारा रोशन हो, कोई ना कोई बेहतरी जो है वो ज़रूर दिखाई दे, आवाम को रिलीफ मिले। आज की खबरों पर नाज़रीन आपने तज्ज़िया सुना रिजवान रज़ी साहब का। आने वाले दिनों में भी जो है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।
कभी वो किसी और को कह रही है, जब कोई नहीं है तो फिर इमरान खान के कान में कह रही है कि शुरू हुआ है। अभी तो मुर्शद की एक और ऑडियो आने वाली। ये तो समझ आ गई ना कि इमरान खान ने किस तरह चूना लगाया। और ये एक घड़ी नहीं है, गोगी जो है मलिक रियाज के जहाज में जाती रही है। और जनरल फैज खुद जितना एम्बिशियस आदमी था, मेरे पास फ्लाइट मैनिफेस्टो भी आ गया उसका जी, और मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो वो तो लानती लोग जो हैं वो क्या आप अपने किए की माफी मांगेंगे उस तरह से जिस तरह से उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महफिश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, मैं आज क्या आपसे बात करूं, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा मुझे ये भी हो रहा है, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि ये सच है या नहीं है। पूरे मुल्क में सर मुर्शद मुर्शद हो रही है। ऑडियो लीक पर तो चले हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये जरा मुर्शद पे बात कर लिए। मुर्शद क्या होता है? मुर्शद पीरो कामिल होता है। मुर्शद वो होता है जो आपके सियाक सबाक का आप समझें आपने सब उसके पैरों में रखा होता है। मुर्शद वो होता है कि ताज़ीम में जिसके आगे आप आँख नहीं उठाते, ज़ुबान नहीं खोलते, आप अपना उसकी तरफ कमर नहीं करते, पीठ नहीं करते। मुर्शद वो होता है जो रूहानी पेशवा होता है। मुर्शद वो है जो आपका दीनी पेशवा है। तो जुल्फी बुखारी साहब क्यों मुर्शद मुर्शद कह रहे हैं? जुल्फी बुखारी अकेला थोड़ी है, उस वक्त तो सारी मुर्शद मुर्शद कर रहे थे। अब वो बाहर निकल के मुकर जाए तो और बात है, तो आपको फ़ायदा नहीं है। लेकिन उस वक्त कईयों के हाथ में तस्बीह आ गई थी, हत्ता कि इवन जनरल फैज़ एक छोटी सी तस्बीह लेके फिरते थे। वो भी पता नहीं हो सकता उनकी को ऑडियो आएगी तो खुद भी मुर्शद मुर्शद कर रहे हो। तो वो अपना सारी लोग ये कर रहे होते थे। तो मुर्शद का तो बड़ा रोल था। मुर्शद की पर्ची चलती थी, मुर्शद का हुक्म चलता था और अभी भी चलता है। मुर्शद ही तो हर जगह पॉलिटिक्स कर रही है। कभी अरसलान को वो कह रही है, कभी वो जुल्फी को कह रही है, कभी वो किसी और को कह रही है। जब कोई नहीं है तो फिर इमरान खान के कान में कह रही है कि चल अब ये करना है। तो मुर्शद मुर्शद तो होगा, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो मुर्शद की एक और ऑडियो आने वाली है। अच्छा जी सर, ये आप ही तो नहीं लीक करवा रहे? मेरे पास होती तो मैं कर देता, लेकिन नहीं। आपको कैसे बताइए? मेरे पास चुड़ैल है। मुर्शद के पास और कुछ है, मेरे पास चुड़ैल है। चुड़ैल भी तो मुखबरियां करती है ना। लेकिन ये जो जुल्फी बुखारी की और बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई है, सर ये सच भी है या नहीं? क्योंकि वो तो जुल्फी बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि भाई फोरेंसिक करा लें हम। ये तो क्या फोरेंसिक होगा, क्या फोरेंसिक होगा? वो कहें कि ये झूठी है, पहले तो ये कहना। अभी तो उन्होंने ये नहीं कहा। दूसरी बात है कि खुद करा दें फोरेंसिक को कि ये उनकी नहीं है, ठीक है ना। अब ये अगर आपने इस दौर में आके इस तरह की बातें करनी है तो वो आपके चंद फॉलोअर्स के लिए, पागलों के लिए तो काफ़ी है, लेकिन शऊर रखने वाले तो किसी इंसान के लिए काफ़ी नहीं है ना। ये तो समझ आ गई ना कि इमरान खान ने किस तरह चूना लगाया। और ये एक घड़ी नहीं है मावेश, दर्जनों घड़ियाँ हैं, अपना 100 से ज़्यादा तोहफे हैं और ये अरबों रुपया खा गए। अच्छा, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 साल 2 साल तमाम लोग, प्रेस भी, मीडिया भी, और क्या कहते हैं कि ऑपोजिशन उस वक्त की, वो सारे शोर में जाते रहे कि जी तोशा खाना की तफसील दे दें। तो हमें आगे कहते थे नहीं ऐसे तोहफे हैं कि जिनसे जिन ममालिक ने दिए ना वो नाराज़ हो जाएंगे, हम उसकी तफसील नहीं दे सकते। आप देख लें अब क्या तफसील देते। वो आया हमने चोरी कर लिया, वो आया हमने हड़प कर लिया, वो आया हमने गायब कर दिया। हमने इसको, ये मग पड़ा हुआ है, खुद ही मैं कहता हूँ ये 1.5 रुपये का मग है और इसके 20% या 1 रुपये का मग है। 20% मैं 15% में दे रहा हूँ जी, लें जी 20 पैसे मैंने दिए, ये मग मेरा हुआ। बाहर जाके मैं 28 रुपये का बेच रहा हूँ। ये कोई बात है यार? लेकिन सर फिर वो इतना कॉन्फिडेंट होकर ये क्यों कह रहे हैं कि ये फेक ऑडियो? कह रहे हैं कॉलेज का बच्चा भी ऐसी फेक ऑडियो बना सकता है। तो उनसे कहें ना कि अपना इसको खुद करा देना। मैंने कहा वो क्यों फोरेंसिक करवाएं जिन्होंने लीक की है? अब लीक करने वाला तो बता ही नहीं रहा कि उसने लीक की है। वो फोरेंसिक करवा के साबित करे ना कि सच है। अगर सच है। अच्छा, मैं एक और साबित कर देता हूँ क्या कि गोगी जो है, गोगी याद है आपको अपनी फेवरेट? सर आपकी फेवरेट गोगी तो पीटीआई वालों की है, सारों की। हमारे पास तो मुर्गी हैं, अंडे देंगी तो हम उससे घर चलाएंगे। आप लोग के पास गोगी हैं, हमारे पास अंडे हैं बस। अब गोगी जो है मलिक रियाज के जहाज़ में जाती रही है, दुबई वगैरह। मेरे पास फ्लाइट मैनिफेस्टो भी आ गया उसका जो होता है जी, और मैं ये शेयर कर रहा हूँ और ये अब स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं हम, ठीक है ना।
तो सर, ये क्या? भी कि अपना आप देखें कि किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है। वो हीरे जो जा रहे हैं 5-5 कैरेट के, वो कैसे जा रहे हैं, किस फ्लाइट पे, किस जहाज पे जा रहे हैं। सर लेकिन खान साहब तो बुशरा बीबी के बारे में कहा करते थे माजी में भी कि वो एक घरेलू खातून है। माजी में भी जिस किसी ने उनके खिलाफ बात की जाए, उनके खिलाफ केसेस बना दिए गए, तो फिर अब भी क्या ऐसा होगा? बुशरा बीबी के खिलाफ अब मुझे तो लगता है खान साहब खुद करेंगे बात थोड़े अरसे में, दूसरों को छोड़ें भाई। क्यों उन्होंने कहना नहीं कि मैं सादिक और अमीन हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वही चोर हैं, मुझे पता ही नहीं था, तो कौम के लिए मैं ये ज़ाती कुर्बानी दे रहा हूँ। को पता नहीं वो किसकी कुर्बानी किस वक्त कर दे। तो वो इमरान को कोई दिलचस्पी तो है नहीं, ना घर से, ना घर वालों से, ना औलाद से, ना और किसी से। तो औलाद से वो आज तक मिलते हैं ना भाई, लेकिन आए हुए थे 4 साल में एक दफा तो मैं अपने हमसाई के बच्चों से भी मिल लेता हूँ। ये क्या बात है महेश, आप अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी चाहिए, आप अपना उस पर जिम्मेदार। जाहिर सी बात है अगर हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो चुकी हो जी जी डाइवोर्स हो गई है तो जाहिर सी बात है आपके ख़ानदान में भी होंगे, हमारे ख़ानदान में भी हैं और घरों में भी होंगे जहाँ डिवोर्स भी होती है। वहाँ हफ्ते में 2 दिन एक पेरेंट के पास होते हैं, 4 दिन दूसरे के पास होते हैं। पूरे आप स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, आप रहते ही वो यूके में है तो वो किस तरह रोज रोज मिले। और भाई और लोग भी इसी तरह करते हैं। फिर आप अगर यही करना था तो फिर बच्चे पैदा नहीं करते आप, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते। ठीक है ना, बात यह है कि औलाद की आपको जिम्मेदारी लेनी होती है। खान साहब किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते, ना अपनी बीवी की, ना औलाद की, ना किसी और की। तो मैं उस वजह से कह रहा हूँ कोई पता नहीं, आपको खबर आ जाए, ये तो मेरा गैस वर्क है। सर आर्ट ऑफ टाइम का मालिक शफीक भी सामने आ गया है, वो कह रहा है कि मुझे सियासी ना बनाए, मुझे तो कोई घड़ी बेची ही नहीं गई। तो यानी ये जितनी रसीदें थी वो सब जाली थी। और क्या, वो तो कह रहा है कि रसीदें जाली थी, मेमो जाली था, कैश मेमो जाली था, और वो कह रहा है कि हमारा कारोबार ठप हो गया, इस वजह से लोग कहते हैं चोरी का माल बेचते हैं, ये करते हैं। तो मैं तो अब केस करूंगा इन लोगों पे कि इन्होंने मेरी रसीदें कैसे जमा करा दी। आप देखें किस लेवल के ये अपना प्लेयर है। आपको मैंने पहले दिन कहा था कि वो रसीदें जाली हैं। शफीक को भी खरीद लिया गया। जी जी, सारी दुनिया खरीदे, इसलिए पैदा हुई। 8 बिलियन अफराद दुनिया में इसलिए पैदा हुए हैं कि इमरान खान को झूठा साबित करें। वो खुद नहीं झूठ बोलता 8 बिलियन आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो अकेला। जी 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 जी, आपको अभी अगर आप लोग कानों में शीशे हों, आंखें आपकी में मोतिया हो और अकल पे आपकी बर्फ़ पड़ी हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप जाने, आपकी अकल जाने, होश जाने। सर खान साहब ने आज भी कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को मैं आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। क्या वाकई में ऐसा था? मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं हो सकता। ना सिर्फ वो बनाना चाहते थे, डेस्परेट थे। अच्छा भाई, खान साहब किसको लगाना चाह रहे थे? चले, पहले 5 की तो लिस्ट चली गई थी अभी प्राइम मिनिस्टर को। खान साहब बता रहे थे कि मैं इसको बनाना चाह रहा था, ठीक है ना। उनके कहने पे तो शेख रशीद ने जनरल सरफराज शहीद का नाम दे दिया था। उनका नंबर जो था 17वां आ रहा था। तो क्या खान साहब पूरी फौज को सुपरसीड करके नीचे से बनाना चाह रहे थे? ये एक सेटअप करना चाह रहे थे, ये उनके अज़ाइम थे। नहीं, किसको बनाना चाह रहे थे? और जनरल फैज़ खुद जितना एम्बिशियस आदमी था और उसने उस एम्बिशन के लिए जो जो किया वो सारी दुनिया के सामने है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये आपको बताऊँ, फ़ौज का भी एक अजीब कल्चर है और ये मैं बचपन से अपने देख रहा हूँ। इस फ़ौज में जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करें ना, वो नहीं आपको मिलेगी। अच्छा। ये आपको मेरिट पे मिलेगी चीज़, जो भी है आप जिसको डिज़र्व करते होंगे। अगर आप, मैं कहूँ ना मेरी लाहौर की पोस्टिंग होनी चाहिए, तो लाहौर नहीं होती पोस्टिंग आप ये सोच लें। अगर मैं कहूँ कि मैंने मरी में पोस्टिंग करवानी है तो मैं सिफारिशें करवाता रहूँ, वहाँ पे नहीं होगी। ये फ़ौज का असूल ही नहीं है। फ़ौज बिल्कुल अपने मेरिट पे, अपनी SOP पे चलती है, क्लियर। जो खान साहब करवाना चाहते थे, ये खान साहब का, खान साहब हर बात से मुकर जाते हैं। उनको पहला यू टर्न है ज़िंदगी में, ना आखिरी है। तो सर खान साहब ने वैसे जनरल बाजवा के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें कभी बॉस नहीं कहा था और मुझे नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है। सर ये कौन कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने देखा था पहले नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल करवाया गया, जहांगीर तरीन को, तो अब खान साहब को कौन करवाने की कोशिश? अच्छा, तो नवाज शरीफ को नाअहल कराने में क्या इमरान खान नहीं था बीच में? क्या वो उस वक्त की अदालतों को नहीं कहता था? क्या वो जस्टिस खोसा को बार बार पब्लिक मैसेजेस नहीं देते थे? क्या तो वो उसमें शामिल नहीं थे? और खान साहब को नाअहल करवाने के लिए राना सनाउल्लाह कितनी बारी कह चुका है, बरमला कह चुका है।
और किसकी ज़रूरत है? हुकूमत वक्त खुद चाहती है कि नाअहल हों, और उनकी चोरी पकड़ी गई, करप्शन पकड़ी गई, इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया। अब तो उसके ऊपर मोहर लगनी है। ये तो साबित हो गया कि वो चोर है, ये तो साबित हो गया कि वो चक्कागिरी हुई है। अब तो बस उसके ऊपर मोहर लगनी है कि जी ये 5 साल नहीं, ताहयात इनके ऊपर बैन है नाअहली का। अब दूसरों के ऊपर रोना ये कोई मर्दानगी नहीं है। अपने करतूतों को भी मान लेना चाहिए कभी कि यार मैं आज कहता रहूँ कि अगर मुझे दूध मिल जाता, दही मिल जाता, मक्खन में खाता तो मैं 8 फुट का मेरा कद होता। बचपन में मुझे नहीं मिला तो मेरे से फलां ने वो किया। होता है नहीं मैं अपना, लेकिन नहीं होता ना यार। आप बस जो होना है वही है, जैसे आप हैं वही हैं बस। अब आप अब सर वैसे कहा तो जाता है ना कि अगर आप बचपन में लटके और रस्सा कूदे तो आपकी हाइट लंबी होती है। हाँ जी, वो रस्सा कूदने का तो पता नहीं, ना कोठे कूदने का पता है, ना रस्सा कूदने का पता है कि उससे कद बड़ा होता है कि नहीं। लटकने का कहते हैं, लेकिन 1 आधा इंच तो हो सकता है माविश। आप अपने जीन से तो नहीं लड़ सकते ना। जेनेटिक्स तो बहरहाल जेनेटिक्स है ना। सर डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांग ली है। ये तो जाहिर है आज की बड़ी खबर है। क्यों माफी मांगी है माविश? सर जाहिर सी बात है, वो उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं होगा। नहीं मिला? ओहो, तो अभी 2 हफ्ते पहले इमरान खान भी और उसके सारे यूट्यूबर और जितने बाकी लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो कितनी पोस्ट लगा रहे थे कि शहबाज शरीफ यूके से भाग नहीं सके क्योंकि डेली मेल केस में जज ने उनको रोक लिया और उसने कह दिया कि अब यहाँ बैठे रहो, खबरदार मैं नहीं मानता किसी प्राइम मिनिस्टर को, मेरी अदालत में सारे बराबर हैं, ये वो। तो किस्सा ये निकला। तो वो सारे जो झूठ बोलने वाले काज़बीन हैं, और लानतुल्लाहिल काज़बीन, अल्लाह की लानत है तमाम झूठों के ऊपर। तो वो तो लानती लोग जो हैं वो क्या अब अपने किए की माफ़ी मांगेंगे उस तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेट किया था ये वो। तो आज इमरान खान को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि डेली मेल के मुतालिक तो वो कई दफ़ा हवाला देते रहे। सर इवन जो डेविड रोज है उनका आर्टिकल भी रिमूव कर दिया गया है। देखे ना, जब माफ़ी मांग ली तो माफ़ी मांग ली ना, बेसिकली दैट इज़ इनफ। बाकी आर्टिकल तो उन्होंने जो डैमेज करना था उस वक्त तो कर दिया उसने उस वक्त डैमेज। लेकिन अब आके अगर इतनी देर के बाद उनको मिला तो अब माफ़ी के अलावा पैसे भी मिलेंगे। तो शहबाज शरीफ तो बड़े खुश होंगे, उनको पैसे भी मिलेंगे वहाँ पे डेफेमेशन के अंदर। वैसे मतलब उनका कोई कसूर नहीं था। किसका? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब कुछ था ही नहीं उनके अगेंस्ट और इतना बड़ा आर्टिकल। अब वो जो यूके के जजेस हैं, क्वींस कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी पैसे मिल गए होंगे ना, और उधर के क्यूसी वगैरह जो है, उधर के जो बैरिस्टर्स हैं, सबको पैसे मिल गए होंगे। पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है ना। हाँ सर तहरीक इंसाफ भी और ज़ाहिर खान साहब भी वही चाहते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर ना चलें। तो सर ये क्या तवक्को कर रहे हैं नए आर्मी चीफ से? ये चाह रहे हैं कि हमें गोद में उठा लें, ये चाह रहे हैं हमारे नैपी बदलें, ये चाह रहे हैं हमें फीडर से दूध पिलाएं, ये चाह रहे हैं हम रोटी को चोची कहते रहें और वो लोगों को बताएं कि असल कैसे करनी है हुकूमत, और हमें इक़्तिदार दे दें लाकर। पुराने आर्मी चीफ न्यूट्रल हो गए थे तो ये न्यूट्रल ना रहे बेसिकली। तो ये और क्या मतलब है, और क्या ख्वाहिश है उनकी? पंजाब के हवाले से वैसे क्या खबरें हैं? खान साहब ने आज तो खुद भी तस्दीक कर दी है कि परवेज इलाही साहब मजीद 3 माह जो है वो चाहते। हाथ नजर आ रहे हैं मेरे आपको? जीरो। खान को कुछ नहीं मिलना, खान को कुछ नहीं मिलना। ससुराल में पिछले दिनों वो मुझे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में क्या प्रेडिक्ट किया। मैंने कहा मुबश्शिर साहब कहते हैं कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको बेट कर सकता हूँ, मेरे इन-लॉज कह रहे थे कि पंजाब असम्बली क्या खैबर पख्तूनख्वा भी तहलील होगी। तो आज भी हमारे घर में दावत है, डिनर है। तो आज जाके आप अपना ये कहना कि ये दावत उस बेट में शामिल नहीं है, उसके लिए अलग से दावत करें। नहीं मतलब मैं ये कह रही थी, मैंने मतलब हैरान थी। अच्छा सर, अब शहबाज गिल पर मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर में, तो यहाँ तो परवेज इलाही वजीर आला है, तो मतलब इमरान खान अब किस पर मुकदमे का इल्जाम आयद करेंगे? किस पे डालेंगे? आप परवेज इलाही पे डालेंगे, लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ता है? परवेज इलाही उनका नामजद वज़ीर आला है, ये वही परवेज इलाही जिसको पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। फिर पंजाब में उनको कोई कैंडिडेट ही नज़र नहीं आया स्वाय परवेज इलाही के। तो उस्मान बुज़दार था, उसके बाद परवेज इलाही था। तो अब पछतावे क्या वक्त जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।
सर, अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वालिदा ने कुछ नाम दिए हैं एफआईआर में दर्ज करने के लिए, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी के कहने पर ये नाम दिए हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखें, ये आपने एक बड़ा टची सवाल किया। अरशद शरीफ की वालदा जो है ना, मैं उनके मतलब कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी भी माँ की जगह है वो, और इंतहाई दुखी हैं। जिस औरत ने अपने बच्चे को अपने हाथ से दफन कर दिया हो, तो मैं उनके ऊपर किसी किस्म का शक नहीं करना चाहता। मैं ऐसी कोई घटिया बात नहीं करना चाहता। मुझे भी लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, लेकिन मैं माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ। जब उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने सोचा है। उनकी जो मर्जी रीज़न हो, वो आगे जाके साबित हो जाएगा कि सही है या सही नहीं है, लेकिन मैं एक माँ को और उसके दिल को मैं शक की निगाह से नहीं देखना चाहता। सर, लेकिन उनकी फैमिली ये भी कह रही है ना कि पुलिस की मुद्दत में क्यों मुकदमा दर्ज हुआ है। जाहिर है जब घर वाले हैं तो घर वालों की मुद्दत। और नहीं, उनकी मुद्दत में हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पुलिस को हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 24 घंटे में कर, बल्कि आज के दिन कर दो। और आज के दिन में एक तो वो उनको अपनी खाना पूरी करनी थी, वरना वो सारे मुअत्तल हो जाते। दूसरी बात है कि फैमिली ने उस तरह मानना नहीं था। तीसरी बात माविज, इसमें एक बड़ी क्रिटिकल बात है, आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो कानूनी तौर पे कि क्राइम पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ, क्राइम कीनिया में हुआ, एक दूसरे मुल्क में हुआ। तो जहाँ पे क्राइम होता है वहीं पे एफआईआर कटती है। अब यहाँ पे एक एफआईआर जो कटी है, बेसिकली वो साजिशी बुनियाद पे कटी कि जी कौन कौन है जो उसकी साजिश में मुलव्विस हो सकता है, और क्या यहाँ से तो नहीं साजिश हुई। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ना सारी। तो देखिए, जब एक दफ़ा एफआईआर कट गई तो उसकी ज़िम्नियाँ बड़ी कट सकती हैं, 1 भी 2 भी और ज़्यादा भी, और बार बार उसमें और नाम ऐड हो सकते हैं और होते रहेंगे। वो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तरीका कार है कानून का, उसको उसी तरह से चलना है। उसको वी कांट क्रिटिसाइज दैट। इन अल्लाह करे कि इंसाफ मिले और जाहिर है घर वाली को। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी गलत फहमी है। किसी माँ की सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, किसी बेवा का अगर इंसाफ मिलेगा सुहाग नहीं आदमी जिन्होंने कत्ल करवाया है, जिन लोगों उनके घर में क़यामत आ गई। आप ये समझें, क़यामत सुगरा। ये तो हम आपस में बात करने के लिए कहते हैं कि जी इंसाफ मिल गया। ये क्या इंसाफ? इनको जिंदा हो गया, बच्चों के सर पे दोबारा हाथ आ गया बाप का। इंसाफ नहीं होता, बस आप ये कहते हैं कि कातलों को इंसाफ हो गया उनके साथ। बिल्कुल ऐसा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के। आप शाम को मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाएं, मैं आपका इलाज आपके सेहत कार्ड पे करता हूँ। उसके बाद अब वहीद खान की एक टांग बाकी बची है। हल्की सी चोट लगी हुई थी इधर, तो इस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप प्लास्टर तो कर लिया आपने, अगर आप इसके ऊपर हल्का सा ऑपरेशन मैं आपको कर देता हूँ, जिंदगी भर के लिए थोड़ा लंगड़ाते रहोगे, उससे आप बिल्कुल महफूज हो जाओगे। बेल्ट बना हुआ था इधर, वो बेल्ट भूल गए। मैं नर्सों को और नीचे आमले डॉक्टरों को सबको कहता रहा कि बेल्ट है, मुझे जलन हो रही है। डॉक्टर जैगम हबीब सिर्फ पैसों की लालच की वजह से एक मेहनत कश को सिर्फ अपने पैसे कमाने की खातिर अपने साथ ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सुख्ताई। नाज़रीन, वहीद खान के 9 बच्चे हैं, जिनमें से 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। वहीद खान आज से ठीक तकरीबन 5-6 दिन पहले एक सेहतमंद मुकम्मल इंसान था, जिसकी दोनों टांगें बिल्कुल मौजूद थीं, सही सलामत थीं। वहीद खान चूँकि मेहनत मजदूरी करता है, वज़न उठाने की वजह से एक मामूली सा फ्रैक्चर हुआ और ये फ़िरोज़ वाला DHQ हॉस्पिटल में जाता है, जिसको शेख हॉस्पिटल कहते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप शाम को मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाएं, मैं आपका इलाज आपके सेहत कार्ड पे करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अब वहीद खान की एक टांग बाकी बची है। सारी तफसीलात अब वहीद खान से पूछते हैं, आखिर ये माजरा हुआ कैसे।
जी वही साहब, आप मुझे बताया कि ये आपको चोट कैसे लगी और हुआ क्या था? ये मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, लंडा मार्केट बरकत टाउन में बनी हुई है, बहुत बड़ी मार्केट है। कराची से माल आता है गाड़ियों में, वो मैं उतारता था दुकानों में, मस्जिदों में लेके जाते हैं, वहाँ अपनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए मैं रिज़्क कमाता था। हल्की सी चोट लगी हुई थी इधर, तो इस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप प्लास्टर तो कर लिया आपने, अगर आप इसके ऊपर हल्का सा ऑपरेशन मैं आपको कर देता हूँ सरदारा बीवी में। मैं नहीं, आपने जब आपको उसने ऑपरेशन कर दिया तो फिर आपने उसको क्यों कहा कि दोबारा से मैं एक ऑपरेशन कर देता हूँ? वो ऑपरेशन नहीं किया हुआ था, उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया, तो उसने क्यों कहा कि उसने कहा कि आप ज़िंदगी भर के लिए थोड़ा लंगड़ाते रहोगे, उससे आप बिल्कुल महफूज हो जाओगे। तो मेरे दिल में एक ऐसी बात आ गई कि शायद मैं बाद में लंगड़ाऊंगा तो मेरा मजदूरी करना होता है, चलो मैं मुश्किल हो जाएगी, चलो मैं इसकी वजह से क्योंकि 1-2 दिन काट लूँगा, कोई नहीं, मैं जेन्युइन हालात पे हो जाऊँगा। फिर उसके बाद मुझे उसने कहा कि शाम को 7 बजे आप उधर आ जाए, आपका सेहत कार्ड मुझे दिखाइए। मैंने शनाख्ती कार्ड अपना दिया, उसने कहा आपका सेहत कार्ड बिल्कुल ओके है, चल रहा है, ठीक है, आपको 7 बजे आएंगे तो वहाँ सेहत कार्ड के ऊपर आपका ऑपरेशन मैं प्राइवेट कर दूँगा। ठीक है। उधर मैं जब 7 बजे गया तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया 7 बजे। उसके बाद उन्होंने एक बेल्ट बांधा हुआ था इधर, अच्छा, वो बेल्ट भूल गए, चले गए। सारी रात मैं जब ऑपरेशन थिएटर से वापस मुझे वार्ड की तरफ लेके आए हैं, मैं नर्सों को और नीचे आमले डॉक्टरों को सबको कहता रहा कि बेल्ट है, मुझे जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। वो मुझे कहते थे डॉक्टर साहब खुद आएंगे और ये बेल्ट वो ही चेक करेंगे, हम नहीं चेक करेंगे। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब का नाम क्या था? जैगब हबीब नाम था उसका। अच्छा। तो सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है और प्राइवेट में भी होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि खुदारा जो महकमा हेल्थ पंजाब है, डॉक्टर जैगम हबीब सिर्फ पैसों की लालच की वजह से एक मेहनत कश को सिर्फ अपने पैसे कमाने की खातिर अपने साथ ले जाता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा भला प्लस्तर खोल के ऑपरेशन करता है, और उसके बाद बकौल मरीज़ के मुबैना तौर पे यहाँ पे कोई बेल्ट थी जिसकी वजह से इनकी टांग सुन्न हो गई, ब्लड की सर्कुलेशन रुक गई, जिसकी वजह से इनका जो है वो टांग जो है ना काटनी पड़ी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आपको जलन हो रही थी? उसके बाद ये कल शाम को 21-22 घंटे गुजर गए थे, ये आ गया, ये डॉक्टर जब आया मुझे कहता कि क्या हालात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कल से बेल्ट बना हुआ है, तो ये बेल्ट जो सा है मुझे जलन, कह रहा किसी ने खोला नहीं है। मैंने कहा उन्हें पूरे हॉस्पिटल में एक वो मचा दी, अच्छा, आश्चर्य मचा दी, पूरा हॉस्पिटल इकट्ठा हो गया। उसने बेल्ट खोला, मुझे कह रहा कि अंगूठे ही लाओ, मेरे अंगूठे भी नहीं रहे थे, पाँव भी नहीं हिला था, नील पड़ चुका था, यानी कि पाँव बेकार हो चुका था, काला हो चुका था, मेरा गुर्दों की तरफ मेरा खून ऊपर चला गया था। तो इसी ने राब्ता किया कि मेरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, 6 बजे से पहले आप उसके पास पहुंच जाए, शाम के 6 बजे से पहले। तो इंशाल्लाह वो आप कुछ ना कुछ करेंगे। उधर मुझे मेयो हॉस्पिटल लगे हैं, उधर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उन्होंने मेरे टांग के ऊपर इधर चीरे लगवाए और इस वाली टांग के इसको जो कट चुकी है उसके ऊपर चीरे लगवाए, इस जगह पे लगवाए थे। ठीक है। उन्होंने जब चीरे लगवाए, उन्होंने पूरा यानी कि अपनी तरफ से एक कोशिश की है मेयो हॉस्पिटल वाले ने। बहरहाल वो टांग कह रहा है कि अब आपका ऊपर जान का ख़तरा बन चुका है, गुर्दों और दिल की धड़कनों की तरफ खून आपका जा रहा है, तो मज़ीद टांग की कोशिश अब हम नहीं करेंगे, वो तो काट दी जाएगी, आपकी जान की फिक्र है। यानी कि वो अब आपको ये कह रहे थे अब आपका टांग तो कटनी कट लिया, लेकिन हमें अब आपकी ज़िंदगी भी बचानी है। हाँ, ज़िंदगी में आपके अब इस वजह से वो कह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी का मसला बन चुका है। ठीक है। तो उसने जब काट दिया तो उसके बाद तकरीबन 3 दिन हो गए मैं घर पे आया हूँ और मेडिसिन वगैरह खा रहा हूँ। एक पट्टी सुबह के टाइम करवाता हूँ, एक शाम टाइम करवाता हूँ। 2000 रुपये मैं पट्टियों वाले को दे रहा हूँ सुबह शाम, और काम भी नहीं है, बस ये। इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से खुदारा अपनी इक़्तिदार की जो जंग है इसको ख़त्म कर दें। आपकी जो इक़्तिदार की जंग है उससे अगर कोई मुतासर हो रहा है तो वो सिर्फ गरीब शख्स है। इस वक्त गुरबत में पिसे हुए लोग जब अपना रोज़गार का मामला भी ठीक नहीं चला सक रहे, अपने घर के मामला ठीक नहीं चला सक रहे, तो फिर उसके बाद ये जुल्म के एक टांग डॉक्टर की गफलत की वजह से या डॉक्टर का दोबारा से मरीज़ के बारे में फॉलोअप ना लेने की वजह से एक गरीब मजदूर की टांग कट चुकी है। खुदा का खौफ करें। ये मजलूम है, अगर ये इस वक्त बदवा कर देता है डॉक्टर के ख़िलाफ़ या उन जालिमों ने जिसकी वजह से ये टांग कटी है, तो यकीनन ये बदवा जो है इसको अल्लाह तक पहुँचने में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। तो खुदारा को खौफ करें अल्लाह का, कोई अल्लाह से डर जाएं
क्या हाल कर दिया है। एक मज़दूर जो मेहनत मजदूरी करता था लेकिन आज वो बिस्तर पर पड़ा है और अब सारी ज़िंदगी ये बिस्तर पे ही गुजार सकता है। ये अब अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो सकता है? एक पाँव से कौन सी मजदूरी कर सकता है? ये इसने पहले भी ये बताया कि ये मजदूरी करता है। लंडे के अंदर वज़न उठाने का काम था, उसी वज़न की वजह से इसकी टांग टूटी थी, जो पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। लेकिन जुल्म ये किया कि सहूलत कार्ड, सेहत सहूलत कार्ड जो इंसान के लिए सहूलत थी लेकिन जहमत बन गया किसी की लालच में। तो अब सारा मामला ये है कि सरदारा बीबी हॉस्पिटल है जहाँ पर यह ऑपरेशन किया गया और उसके अमले की नाअहली की वजह से और डॉक्टर के फॉलोअप, पेशेंट का फॉलोअप ना लेने की वजह से उसकी टांग कट चुकी है। तो ये सारी सूरत हाल है। क्या कह सकते हैं हम इस सारे मामले के अंदर? ये गरीब है, ये आवाम है, हुक्मरान अपने इक़्तिदार का मज़ा भी लूट रहे हैं, अपनी सीटों के लिए लड़ भी रहे हैं, लेकिन इस अवाम के लिए कौन लड़ेगा? इस अवाम के लिए कौन अपने दिल में जो ख्याल पैदा करेगा? ये एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। देखते रहें बागी टीवी। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के ज़ेरे इंतज़ाम 22वें ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप के पाकिस्तान में इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है। इस ज़िमन में पंजाब की सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जिमखाना क्लब में एक तकरीब हुई जिसमें 22वें ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के सदर मुबश्शिर लुकमान और ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट के सदर बहजत माजाली ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एहसान कादिर, मैनेजर पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन सेक्रेटेरिएट काजिम नकवी समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुबश्शिर लुकमान का कहना था कि कोई भी इस गेम में हिस्सा ले सकता है, मर्द हों या खवातीन, चाहे बच्चे हों, किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट के सदर बहजत माजाली का इस मौका पर कहना था कि पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के सदर मुबश्शिर लुकमान हैं जो ब्रिज के फरोग के लिए मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन ऐसा काम कर रही है और ब्रिज के खिलाड़ियों को सहूलियात दे रही है। हम मुबश्शिर लुकमान और पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के शुक्रगुजार हैं जिनकी कोशिशों से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी आएंगे और पाकिस्तान के कल्चर को देखेंगे। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के सदर मुबश्शिर लुकमान का कहना है कि ब्रिज के फरोग के लिए ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप अहम कदम है। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ब्रिज के टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, जबकि ब्रिज सीखने के ख्वाहिशमंद अफराद को पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के ज़ेरे तमाम फ्री तरबियत दी जाएगी। ये एक जहनी गेम है, इसमें जहन पर बहुत जोर पड़ता है। ये गेम खेलने वाले बेहतरीन प्लानर और फैसला साज बन सकते हैं। तो वो अभी तक चेकअप तो उनका नहीं हो सका, बल्कि वो आगे यूरोप घूमने चले गए थे। मैं तो नून लीग का ही वोट दूंगा। उनके घर के बाहर जिस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, लंदन की आवाम दंग है। चोरियां पकड़ी नहीं जा रही, घड़ी और वो जो एक और वो उसका वो जो है आए ना आके फेस करें अदालतों में, जो जिस तरह उनके ऊपर इल्जाम उनको क्लियर करें। इमरान खान कहता है ना कि तक हम बाहर नहीं मिलेगा उसके साथ तब तक नहीं आएगा। इमरान खान तो हर किसी को कह रहे हैं, इमरान खान खुद नहीं है चोर। और जो अवाम के लिए काम करेगा, जिसको अवाम सपोर्ट करेगी, आना तो उसी ने अगला लीडर। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, इरफान कादिर साहब का कहना है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में जो कानूनी रुकावटें हायल थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, जबकि अयाज सादिक साहब के मुताबिक जनवरी में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। और जो बैकडोर मुज़ाकरात की बात की है फवाद चौधरी में, उसमें क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी भी तय हुई हो? लोगों से चल के पूछते हैं। आएँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि कानूनी जो तमाम रुकावटें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, आ जाएंगे? जिस तरह से पाकिस्तान आने का उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं अपना जैसे ही मेरा चेकअप हो जाएगा और मैं वापस आ जाऊंगा, तो वो अभी तक चेकअप तो उनका नहीं हो सका, बल्कि वो आगे यूरोप घूमने चले गए थे अपनी फैमिली के साथ पिछले दिनों। और अगर उन्होंने कहा है कि वो वापस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वालों ने तो कहा था कि तस्नीम हैदर की वजह से ना वो केस खुलने लगा है कोई बरतानिया में, इस वजह से वो यूरोप गए हैं। वो तो वापस बरतानिया आ गए हैं, अब वो वाला तो बयानिया ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो वाला बयानिया ख़त्म हो गया। लेकिन अगर दूसरी साइड पे बात की
जाए, जो शहबाज शरीफ साहब मियां साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा कि जी मैं वापस आ रहा हूँ। उनकी बेटी जो है वो भी कहती थी कि मैं अपने बाबा साहब को लेने जा रही हूँ, नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल उनको लेने जा रही हूँ, तो वो अभी तक उन्हें लेके तो नहीं आ सकी, बल्कि खुद भी वहाँ पे जाके बैठ गई थी, अपनी सर्जरी करवाने सिर्फ गई थी और पूरा यूरोप घूमने के। कोई भी मुल्क का हुक्मरान कह दे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। सर आपके सामने मुल्क के हालात जिस तरह से मुल्क को छोड़ के गए हैं, तो आप मुझे आप बता दीजिए कि आपको लगता है कि अवाम उनको वापस आने देगी? अच्छा, आप बता दीजिए। लंदन में आपके सामने पता है क्या सीन चल रहा है उनके घर के बाहर, जिस तरह से उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, जिस तरह से नारे लगाए जाते हैं, लंदन की अवाम दंग है। जो लाने वाले हैं अगर वो चाहेंगे तो आ जाएंगे। कौन है लाने वाले? जिन्होंने भेजा था वापस। किन्होंने भेजा था? हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। इमरान खान साहब की हुकूमत में गए थे। इमरान खान को सीन ऐसा क्रिएट किया था ना। अच्छा, सीन ऐसा क्रिएट हुआ है। हाँ, कि जिन्होंने किया था वही वापस ले आएंगे। आना चाहिए, आएंगे नहीं, आना चाहिए उन्हें। क्यों? वो ये चोरियां पकड़ी नहीं जा रही, घड़ी और वो जो एक और वो उसका वो जो है, तो उनको आना चाहिए यार। नहीं मतलब इमरान खान साहब को आके वो सजा देंगे? कौन इमरान साहब को सजा देंगे या वो? इमरान खान साहब को आके वो सजा देंगे? नहीं, वो नहीं सजा देंगे। नहीं। कौन देगा घड़ी चोरी की? वो कानून देगा। कानून देगा। जो हालात से इस वक्त चल रहे हैं, मेरा मुश्किल ही है आए। क्या हालात? जब तो उनकी हुकूमत आएगी फिर ही आएंगे वो। हुकूमत तो है उनकी सेंटर में। नहीं, सेंटर में है लेकिन वो अभी डावाडोल नहीं है ना। अच्छा। हाँ, डावाडोल है अभी, मुकम्मल तौर पे उनकी कंट्रोल नहीं है। चंद महीने रह गए हैं हुकूमत खत्म होने में। नहीं, वापस नहीं आएंगे वो। आना चाहिए या नहीं? आना तो चाहिए, फेस करना चाहिए। अगर इंसान ने कुछ किया है, अगर वो कहते हैं कि मैंने करप्शन नहीं की हुई, तो उन्हें फिर आना चाहिए। मैं भी हो सकता है ख़त्म हो गई हूँ, लेकिन उनको आना चाहिए, अपना मुल्क है उनका, और आके फेस करें। जैसे इमरान फेस कर रहा है, दूसरे पार्टी के लोग फेस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ फेस कर रहा है, हमजा कर रहा है, जितने मतलब जैसे काफ लीग वाले मोनसलाई या परवेज लाई फेस कर रहे हैं, ऐसे आगे नवाज शरीफ भी फेस करे। मेरा तो मशवरा ये कि आए, अपना मुल्क है। नहीं, अयाज सदक साहब कह रहे हैं कि जनवरी तक आ जाएंगे, क्या ख्याल है? आ जाएंगे जनवरी अगला महीना? मैं कहता कल आ जाए। अच्छा, फिर क्या होगा? कल आएंगे आए ना, आके फेस करें अदालतों में, जो जिस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम उनको क्लियर करें। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगे, मुझे लगता है ये सिर्फ एक बात है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सिर्फ इन्होंने टालने के लिए कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब पे काफ़ी बातें की जा रही हैं, जिस तरह से पिछले दिनों उन्हें थप्पड़ भी रिसीव किए गए थे, तो ऐसे ही तो इमरान खान साहब के बारे में भी था। इमरान खान साहब के बारे में भी था, लेकिन उनकी तो वीडियोस भी लीक हुई हैं। हमारे जो पीएम साहब हैं उनके बारे में जो भी आया, उन्होंने कहा कि हमारे भाई वापस आ जाएंगे। अच्छी बात है कि अगर वो वापस आ जाते हैं, वापस आएँ और आके दोनों भाई जो आप क्या समझती हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, दोबारा अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा अहल होंगे, लेकिन वापस आ जाएं अच्छी बात है। पहले उनके ऊपर जो केसेस थे उन पे भी दोबारा से बातचीत होगी सारी। हाँ, ओपन फील्ड तो नहीं ना छोड़ेंगे, उनको आना पड़ेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि टफ टाइम देंगे वो इमरान खान साहब को? इंशाल्लाह टफ टाइम देंगे। प्लान तो यही है, लेकिन वो भी नवाज शरीफ है, वो देखेगा कि माहौल उसके मुताबिक है तो आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, अगर माहौल नहीं बनता तो कभी भी नहीं आएगा। तो माहौल क्या, कैसा माहौल चाहिए? इमरान खान के होते हुए नहीं आएगा। अच्छा, अगर वो आया, इमरान खान नहीं आएगा फिर। तो हुकूमत तो उनकी है ना, वो आ सकते हैं। अभी उतनी नहीं है जितनी वो चाहता है। कितनी चाहते हैं वो? तो जो है ना, जैसे इमरान खान कहता है ना कि अंपायर को मिला के खेलना चाहता है वो। जब तक अंपायर नहीं मिलेगा उसके साथ, तब तक नहीं आएगा। मैं कहता हूँ मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। नहीं, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं? लड़े आके, मैं तो कह रहा हूँ आए, बिस्मिल्लाह सुबह आए, मैं उनका जाके इस्तकबाल करूँगा। अच्छा, हाथ डालेंगे? हाँ जी, मैं हाथ डालूँगा, फूल डालूँगा। हमारे वो ज़ाहिर है उनका पाकिस्तान है, हमारे लीडर रहे हैं, तो हमारे लिए। इमरान खान साहब तो नहीं ना मानते ये बात? नहीं, इमरान साहब को क्या, उनको बुलाना चाहिए। उनको भी मैं कहता हूँ दोस्ती का हाथ बढ़ा के एक दूसरे को ना, ये गिले शिकवे दूर करके अपने मुल्क को आगे बढ़ाए। आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो उनके ऊपर कोई वो चोरी पकड़ी तो नहीं उनकी गई ना, कोई साबित हुआ ही नहीं है। ठीक है। नहीं तो वो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं। इमरान खान तो हर किसी को कह रहा है, इमरान खान खुद नहीं है चोर, वो तो हर किसी को चोर कह रहा है यार। उसका बस मौक़िफ़ ही ये है कि ये फलाने से मैं ये ले लूँगा, फलाने को ये कर दूंगा, और मुल्क की तबाही उतारी जा रहा है वो। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात तो चल रहे हैं हुकूमत के साथ, तो उनमें से कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों बराबर में आके फिर दोबारा से इलेक्शन लड़ें? अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। फिर से हुकूमत जो है देखी जाएगी कि किसकी होती है। जो सच होगा, जिसकी सच्चाई होगी, उसी की हुकूमत होगी, और जो अवाम के लिए काम करेगा, जिसको अवाम सपोर्ट करेगी, आना तो उसी ने अगला लीडर। बस यही कहूँगी। जिस तरह से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें कहते हैं नवाज शरीफ साहब को आने दो तो हुक्मरान तुम बन जाओ, इस तरह की हो सकती है कोई बात वगैरह उन लोगों की चलिए। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अवाम नहीं चाहेगी
कि वो वापस आए? हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है, सियासत है, कुछ ना कुछ तो बैकडोर चल ही रहा होता है। पॉसिबल है, हो सकता है कि उनकी वजह से ही ये कर रहे हो सारा, वरना तो जो अवाम की डिमांड है और जो मुल्की हालात हैं उसमें तो इमरान खान को इनको फ़ौरन ले आना चाहिए था। लेकिन ये पूरी अपनी जब तक उनकी ग्रिप नहीं होगी ना इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त तक जो है ना ये इमरान खान को नहीं आने देंगे। इमरान खान को वहाँ तक लेकर आएंगे ये कि वो इनकी भी चले और फिर इमरान खान अपनी चलाए। मुश्किल ही है, मुश्किल है, पीटीआई नहीं मानेगी। हाँ मुश्किल है। तो जाहिर बात है मना लेगी, क्यों नहीं मनाएगी, मनाना चाहिए उन्हें यार। आपका क्या ख्याल है, अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान साहब लड़ने देंगे? इमरान साहब कौन होते हैं, वो कौन है, उनसे किसने पूछना उनसे, ये बताएं। वो खुद कौन है? नहीं वो तो ये समझते हैं ना कि वो मुल्क है, वो जो वो कहे कि वो बात है कि वो बादशाह है मुल्क है, कि बस उन्होंने जो कहना है वही होना है। बस वो तो आपको भी चोर कह रहे होंगे मेरे ख्याल में। उधर से क्लियर होगा तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे ना, अदालतों से अदारों से क्लियर होंगे तो फिर ही लड़ेंगे। मैं तो नून लीग का ही वोट दूंगा। अच्छा हाँ, आगे मुझे आपका नहीं पता। नहीं, पीटीआई तो कहती है ना हम 2/3 मेजोरिटी लेंगे। वो कहने की बात है ना, वो तो बड़ा कुछ कहते हैं, उन्होंने और कुछ और थोड़ा कुछ कहा है। जितना आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उन्हें लगता है कि जैसे यार सादिक साहब कह रहे हैं वैसा ही होगा और जनवरी तक नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, या वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी अभी पॉसिबल नज़र नहीं आती। आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।